और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। रूस यूक्रेन जंग का छठा दिन है। इस जंग के खात्मे के लिए दोनों मालिक के हुक्काम के दरमियान मुलाकात का पहला दौर भी हो चुका है, लेकिन रूसी फौजी यूक्रेन के शहरों पर हमले जारी रखे हुए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक खार्किव और कीव के दरमियान वाक़ शहर उख्तीरका में रूसी फौज ने एक फौजी अड्डे को निशाना बनाया, जिसके बाद 70 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी हलाक हुए हैं, जबकि मुतादिद जख्मी बताए गए हैं। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि आया हलाक होने वाले तमाम आम शहरी थे या फौजी। यूक्रेन की वजारत दिफा ने पीर के रोज शुमाल मशरक़ी यूक्रेन के कस्बे उख्तीरका पर रूसी गोलाबारी के बाद का फुटेज शेयर किया है। फुटेज में एक तबाहशुदा इमारत और मलबा दिखाया गया, जिसमें इमदादी कारकुन मलबे के नीचे से एक मुर्दा शख्स की लाश को निकाल रहे हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूसी फौज की जानिब से उख्तीरका में एक बैरक को निशाना बनाया गया, जो कि रूस की सरहद के करीब सोमी इलाके में वाक़ है। यूक्रेन इंतजामिया के मुताबिक इस हमले में कम अज कम 6 शहरी हलाक और कई जख्मी हुए हैं। अमेरिका में यूक्रेन की सफीर ओक्साना मार्कोवा ने पीर को कैपिटल हिल पर हाउस और सीनेट के कानून साजों के साथ अहम मुलाकात की। इस दौरान मार्कोवा ने कहा कि रूस के साथ जारी जंग में पीर का दिन यूक्रेन के लिए मुश्किल तरीन रहा। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के मासूम शहरियों के खिलाफ अपने हमले तेज कर रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन रिहायशी इलाकों में वैक्यूम बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस का यह अमल जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन सैकी ने वाज़ेह किया कि अमेरिकी इंतजामिया रूस की जानिब से वैक्यूम बम के इस्तेमाल की इत्तलात की तस्दीक नहीं कर सकता। ताहम उन्होंने कहा कि अगर ये सच है तो ये मुमकिन तौर पर जंगी जुर्म होगा। Day 5 of this war, when they were shelling many Ukrainian cities, Kharkiv, Kiev, Zhytomyr, and they are shooting us with missiles, ballistic missiles. They used the vacuum bomb today, which is actually prohibited by Geneva Convention. So, the devastation that Russia is trying to inflict on Ukraine is large. But we Ukrainians will resist. We are defending our home. We do not have any other option. We will not get tired. We will not stop. We will not surrender. We will continue defending our home. रूसी फौज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से बहुत करीब पहुंच चुकी है। कुछ सैटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं, जिसमें यूक्रेन के दारुल हुकूमत के शुमाल में सड़क के 64 किलोमीटर तवील हिस्से पर फौज की कतार नजर आ रही है। इसमें सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक हैं, तोपखाने और इमदादी गाड़ियों पर मुश्तमिल फौजी काफिला शहर के मरकज से 25 किलोमीटर से ज्यादा दूर दिखाई नहीं दे रहा। मैक्सार कंपनी की सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक नई तस्वीर एक वसी इलाके पर मुहित है। बादलों की वजह से कम धुंधली है। ताज़ा तस्वीर में जनूबी बेलारूस में जमीनी अफवाज और जमीनी हमला करने वाले हेलीकॉप्टर यूनिटों की तैनाती दिखाई गई है। वहीं कनाडा ने रूस पर पाबंदियों का सिलसिला जारी रखा है। अब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान कर दिया है कि उनकी हुकूमत रूस से खाम तेल की तमाम दरामदात पर पाबंदी आयद कर रही है। On annonce en plus notre intention d'interdire toute importation de pétrole brut en provenance de la Russie, une industrie dont le président Poutine et ses oligarques ont grandement profité. Ce secteur représente plus d'un tiers des recettes du budget fédéral russe et même si le Canada n'en a importé que des quantités très limitées ces dernières années, cette mesure envoie un message puissant. De plus, on s'assure d'empêcher ceux qui sont complices des atrocités du président Poutine de fuir les conséquences de leurs actions. C'est pourquoi on a annoncé qu'on va empêcher les oligarques russes de se servir de leur richesse pour s'acheter une citoyenneté à l'étranger et éviter les répercussions des sanctions.
यूक्रेन के शहरों और सरहदी मुकामात पर फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों को निकालने के लिए सिफारती कोशिशों को तेज करते हुए मरकजी हुकूमत ने पीर के रोज 4 मरकजी वुज़रा को ऑपरेशन गंगा की निगरानी के लिए भेजने का फैसला किया है। वहीं हुकूमत हिंद ने यह भी वाज़ेह किया है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पड़ोसी और तरक्की पजीर ममालिक से भी तलबा को वापस लाने के लिए मजीद परवाज़ों के मंसूबे तैयार किए गए हैं। हिंदुस्तान इंसानी हमदर्दी के तौर पर यूक्रेन को इमदादी सामान भी रवाना करेगा। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के एक बयान के मुताबिक इसका ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत एक अहम मीटिंग के बाद किया गया। बयान के मुताबिक पूरी हुकूमती मशीनरी 24 घंटे काम कर रही है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वहाँ मौजूद तमाम हिंदुस्तानी शहरी बहिफाजत वतन लौट सकें। और मरकजी वजीर वीके सिंह ने यूक्रेन के हालात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के शहरियों की हिफाजत करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। यूक्रेन में फंसे तमाम शहरियों को वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मोदी सरकार की विचारधारा है कि कोई भी भारतीय अगर किसी समस्या में है तो सरकार उसकी सहायता अवश्य करेगी और उसी सिलसिले के अंदर ये सब कार्रवाई हो रही है। हमें पूरी आशा है कि हम लोगों को सुरक्षित घर ला सकें। मैं पोलैंड जा रहा हूँ, हरदीप पुरी जी हंगरी जा रहे हैं, किरण रिजिजू जी स्लोवेनिया जा रहे हैं, स्लोवाकिया जा रहे हैं और सिंधिया जी रोमानिया और मोल्दाविया देखेंगे। तो एक तरीके से समन्वय करते हुए लोगों को निकालने की चेष्टा की जाए। लोगों को निकालना है, अच्छे तरीके से निकालना है, उनको घर तक पहुंचाना है। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी बाशिंदों को वतन वापस लाने का ऑपरेशन गंगा जारी है। इंतजामिया जंगी पैमाने पर काम करने का दावा कर रहा है। बुखारेस्ट से 182 हिंदुस्तानियों को लेकर एक फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुकी। उनके इस्तकबाल मरकजी वजीर नारायण राणे ने किया। वजीर खारजा एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि ऑपरेशन गंगा के तहत नवी फ्लाइट बुखारेस्ट से 214 हिंदुस्तानी बाशिंदों को लेकर दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी है। बहुत बुरी हालत है। हम बिना खाना पीना और किसी भी शेल्टर के रह रहे थे वहाँ पर बर्फ में, और इतने सारे जैकेट्स पहनने के बाद भी काफ़ी ठंड थी वहाँ। और बस हम कैसे तो भी भाग कर आए। बॉर्डर पे भी इतनी भगदड़ मची थी, हमें जाने नहीं दे रहे थे। किसी तरह भाग भाग कर हम आए हैं बस। सर हम अकेले थे वहाँ पर। हम 4 दिन से ट्रैवल कर रहे, कोई रिलीफ नहीं था। पानी जितना लेकर गए थे उतने पे सर्वाइव कर रहे थे। उसके बाद फिर खत्म हो गया। जब तक हम रोमानिया नहीं पहुंचे तब तक कोई हेल्प नहीं थी हमें। सर अभी भी बहुत बहुत बुरी हालत है वहाँ पर और काफ़ी बच्चे फंसे हुए हैं। एंड आई जस्ट होप जैसे भारत सरकार ने हमारे लिए सब कुछ किया है वो उनके लिए भी करे, उन्हें भी निकाले, क्योंकि उनको सख्त ज़रूरत है वहाँ पर। और इंडियन गवर्नमेंट का मैं फिर से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये एयर इंडिया की फ्लाइट जो है किया और हमें आने में आसानी हुई। थैंक्स इंडियन मीडिया ऑल्सो, बिकॉज ऑफ इंडियन मीडिया वी केम हियर एंड दे रेज आवर वॉइस and they put it in front of different countries embassy or Indian embassy, and because of all Indian media we came here, because of Indian government we came here. I would like to thank everyone. अभी 2-3 दिन से बहुत परेशानी में परेशान होते हुए आए हम लोग। पहले तो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए इतनी सारी जनता के बीच से कब हमारा नंबर है, इसके लिए पहले लड़ने वाली सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि मतलब हर कोई चाहता है मैं आगे जाऊं। बड़ी मुश्किल से ही निकले हैं, यहाँ तक आज पहुँचे। वो भी है, क्या ही बताएं, काफ़ी मुश्किल। को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इंडियन गवर्नमेंट का भी ठीक है, काफ़ी सपोर्ट है इंडियन गवर्नमेंट का हमारे लिए। ऐसा नहीं है, हमारे लिए काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स थे हमारे लिए रास्ते में, ऐसा कुछ नहीं। रोमानिया बॉर्डर पे भी स्नैक्स मतलब इस चीज़ के लिए रिकवरी के लिए हर चीज़ की मतलब रहने की शेल्टर वगैरह प्रॉपर स्टेशन बनाए थे उन्होंने। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल सफ़ीर टी.एस. त्रिमूर्ति ने जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब किया। हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाने में यूक्रेन और दीगर ममालिक के ताउन पर उन्होंने बेहद शुक्रिया अदा किया। त्रिमूर्ति ने यूक्रेन और रूस के दरमियान बातचीत का खैर मक़दम किया। अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हिंदुस्तान की जानिब से यूक्रेन के मुतासरीन के लिए अद्वियात समेत दीगर रिलीफ फराहम करने का फैसला लिया गया है। Has advocated this strongly in his recent conversations with the leadership of the Russian Federation and Ukraine.
we welcome the commencement of direct talks. We reiterate our conviction that differences can only be bridged through sustained dialogue and diplomacy. In such times of conflict, India attaches the highest priority to the safety and well-being of civilians, in particular women, children, and the elderly. We are of the view that core principles of humanitarian assistance should be fully honored. Taking into account the humanitarian requirements in Ukraine, my government has also decided to provide urgent relief supplies, including medicines, and these are being dispatched tomorrow. We remain deeply concerned for the safety and security of thousands of Indian citizens, including students, stranded in Ukraine. Our evacuation efforts have been adversely impacted by the developments on the ground at the border crossings. Given that the safety of Indian nationals is of paramount importance to my government, किशनगंज जिले के बेलवा पंचायत के अय्याज अर्शी यूक्रेन से वतन वापस लौट आए हैं। अय्याज यूक्रेन में MBBS की तालीम हासिल कर रहे थे। अय्याज के घर पहुंचते ही उनकी वालदा की आंखें अपने लाडले को देखकर खुशी से छलक पड़ी। पूरा खानदान बच्चे की बाहिफाजत वापसी पर हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहा। सबसे पहले तो हम भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें सही सलामत सुरक्षित हमें घर तक पहुंचा दिया। हम उसके जितना भी थैंक यू कह सके उतना कम है उनके लिए। और हम न्यूज़ 18 बिहार का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उनके वो हमारे बारे में दिखाया। तो आपको हम लोग से मदद मिला और आप कैसे कैसे आप पहुंचे, पूरी जानकारी दें, क्या सुविधा मिला और कैसे कैसे आप वो सफर को पूरा कर पाया? हाँ जी सर, हम तो सर इवानो में रहते थे सर, तो इवानो से हम सर बस से पहले तो रोमानिया बॉर्डर पहुंचे। फिर सर रोमानिया बॉर्डर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम वहाँ लगभग 3-3.5 घंटा स्टे करने के बाद हमें बॉर्डर में अंदर जाने की अनुमति मिली। हम लोग अंदर गए, फिर वहाँ हमारी इमिग्रेशन हुई। फिर सर बॉर्डर के उस पार हमारी, फिर वहाँ उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर वहाँ हमारे एम्बेसी के लोग मिल गए सारे, वहाँ पे हमें खाने पीने का हर सामान दिया गया, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर हमें रुकने के लिए जगह दिया गया। फिर वो एम्बेसी के लोग बस अरेंज किए, फिर हमें वहाँ से लेके वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेके गए। फिर एयरपोर्ट से हमें एयर इंडिया की फ़्लाइट से कल हमें दिल्ली पहुँचाया गया। सबसे पहले भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बेटे को घर पर पहुँचाए, सही सलामत पहुँचा दिया इंडिया। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आप लोग को मतलब उम्मीद थी, कैसा क्या लगता था, कैसे डर होता था, क्या लगता था? बहुत डर लगते थे, बहुत डर लगते थे, बहुत परेशान। अब आप खुश हैं ना? जी आप बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा हो रहा है। भारत सरकार का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमारे बेटा घर तक सही सलामत पहुँचाया। अब बहुत खुशी हो रही है। वक्त एक ब्रेक का। नाज़रीन, आपको इस वक्त की बेहद अहम खबर दे दें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया हिंद से खास मुलाकात की है। यूक्रेन हमले पर इस अहम मुलाकात में बातचीत हुई है। साथ ही ऑपरेशन गंगा के तहत हिंदुस्तानियों की वतन वापसी की जानकारी दी गई है। दीगर अहम उमूर पर भी दोनों की बातचीत हुई है। तो आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से खास मुलाकात की है। सबसे अहम कि यूक्रेन हमले पर इस मुलाकात में बातचीत हुई है, तबादला ख्याल किया गया है। साथ ही साथ ऑपरेशन गंगा के तहत हिंदुस्तानियों की वतन वापसी की जानकारी दी है। दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। तो पीएम मोदी ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की है। यूक्रेन हमले पर बातचीत हुई है। ऑपरेशन गंगा के तहत हिंदुस्तानियों की वतन वापसी की जानकारी दी। दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। मध्य प्रदेश से अहम खबर है। मध्य प्रदेश में रामवन गमन पथ को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासी घमासान जारी है। आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र जहां दोनों सियासी पार्टियां भगवान राम से खुद को जोड़कर अवाम तक पहुंचना चाहती हैं, वहीं रामवन गमन पथ को लेकर एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश की वजीर सखाफत उषा ठाकुर ने रामवन गमन पथ को 1 साल में मुकम्मल करने के लिए सूबाई और मरकजी हुकूमत से बजट तलब किया है। इस मामले में आचार्य शंकर न्यास की तर्ज पर रामवन गमन पथ न्यास बनाकर 1 साल में ड्रीम प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का ऐलान किया गया है।
जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे हमारे विगत कई वर्षों से, उसके लिए हम प्रयत्नरत हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले 1 साल में राम वनगमन पथ, उसकी जो गति थी उसको बहुत तीव्रता देने के लिए हमने धर्मस्व विभाग से निकाल कर उसको संस्कृति में शामिल किया। और जैसे हम आचार्य शंकर न्यास ओंकारेश्वर में बना रहे हैं, उसी तर्ज पर राम वनगमन पथ न्यास बनाकर निर्धारित समय सीमा में उसको पूर्णता प्रदान करने की कब तक इस न्यास राम वनगमन पथ, इसका 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट कमलनाथ जी की सरकार ने बनाया था। मैं अध्यात्म मंत्री था और राम वन पथ ये जब तक पूरा नहीं होता है, जब तक अमरकंटक से आगे और समुद्र से आगे श्रीलंका में जहाँ सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी और वहाँ उनकी मूर्ति की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक ये पूरा नहीं होता है। तो इसका पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया था। ये 17 साल इनकी सरकार रही, 15 साल कुछ नहीं किया इन्होंने। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मेहताब आलम का। मेहताब, हम देख रहे हैं कि अब रामवन गमन पथ न्यास को लेकर ड्रीम प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का ऐलान रियासती हुकूमत ने कर दिया है, लेकिन वहीं अपोजिशन ये कह रही है कि उनका शुरू करदा था, यानी एक बार फिर सियासी यहाँ पर जंग देखने को मिल रही है। पूरा मामला जानना चाहेंगे। है ना, सियासी जंग इसलिए देखने को मिल रही है कि दोनों पार्टियां एक हार्ड हिंदुत्व पर वर्क कर रही है और एक सॉफ्ट हिंदुत्व पर वर्क कर रही है, और दोनों को ऑक्सीजन राम के नाम से ही मिल रही है। और जाहिर सी बात है, जब अगर हम भगवान राम के 14 साल के वनवास पर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि 14 साल में 11 साल भगवान राम के मध्य प्रदेश के जंगलात में अलग अलग मकामात पे गुजरे। तो राम वन गमन पथ इसलिए बनाया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां पर 1 साल में बनाने की बात कर रही, वहीं पर अगर बात करें तो कांग्रेस की इल्जाम यह है कि श्रीलंका हुकूमत से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने बात ही नहीं की है। जब तक श्रीलंका हुकूमत से बात नहीं की जा सकती, वहां पर उनका मुजस्समा नस्ब नहीं किया था, तब तक इसकी तामीर नहीं की जा सकती है। तो दोनों पार्टियों के अपने एजेंडे हैं, क्योंकि आइंदा साल में मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात भी होंगे। इसके साथ साथ इसी साल के आखिर तक जो है मध्य प्रदेश में पंचायत और कारपोरेशन के इंतखाबात भी होने हैं। तो दोनों पार्टियों को ऑक्सीजन इसी से मिलनी है, इसलिए दोनों राम के दामन को पकड़े रहना चाहती हैं, है ना। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। सियासत इस पर क्या कुछ रुख इख्तियार करती है, लगातार हमारी नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र से खबर। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने मुंबई हाईकोर्ट से दरख्वास्त की है कि उनके खिलाफ ईडी की जानिब से दायर किए गए मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। नवाब मलिक ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया, उन्हें फौरी रिहा करने की अदालत से मांग की। ख्याल रहे कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात के इल्ज़ाम में 23 फरवरी को नवाब मलिक की गिरफ्तारी अमल में आई थी। इसके बाद उन्हें 3 मार्च तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में दे दिया गया। अमूल का दूध आज से 2 रुपये महंगा हो गया है। सार्फिन को आधे लीटर अमूल गोल्ड के लिए 30 रुपये अदा करने होंगे। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में आज से 105 रुपये का इजाफा हुआ। कीमत में इजाफे के बाद नई दिल्ली में 19 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत 2012 रुपये हो गई है। यूपी में छठे मरहले की इंतखाबी मुहिम का शोर आज शाम थम जाएगा। लीडरों की ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश आज है। आज सीएम योगी सिद्धार्थनगर में अवामी जलसे से खिताब करेंगे, फिर बलरामपुर के तुलसीपुर और उतरौला असेंबली में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा की 2 अजला में रैलियां हैं। महाराजगंज और कुशीनगर में जेपी नड्डा इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। छठे मरहले के लिए शाम 6 बजे इंतखाबी शोर थम जाएगा। वहीं अपोजिशन पार्टियां भी आज कई रैलियां करने वाली हैं। अखिलेश यादव आज गोरखपुर में जलसे-ए-आम से खिताब करेंगे। प्रियंका गांधी सिद्धार्थनगर बस्ती में जलसे-ए-आम से खिताब कर रही हैं और मायावती भी एक्शन में नजर आ रही हैं। मिर्जापुर में अवामी रैली से खिताब कर रही हैं। वाज़ेह है कि 3 मार्च को छठे मरहले के तहत 57 सीटों पर इंतखाबात होने हैं।
तलबा तंजीम ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने रायचूर यूनिवर्सिटी की जानिब से इम्तहानात की फ़ीस में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर AIDSO के लीडर पीर साहब ने कहा कि पहले से ही तलबा और सरपरस्त कोरोना और फिर आसमान छूती महंगाई से बेहद परेशान हैं और ऐसी सूरत में रायचूर यूनिवर्सिटी की तरफ से इम्तहानात की फ़ीस में इजाफा गरीब ख़ानदानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने इम्तहानात की फ़ीस में इजाफे के फैसले को वापस न लेने पर आने वाले दिनों में अपने एहतजाज में शिद्दत लाने की भी धमकी दी। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कर्नाटक के रायचूर में भी नहायत अक़ीदत एहतराम के साथ शब महराज मनाई गई। शब महराज के पेश नज़र शहर की सभी मसाजिद और दरगाहों को कुमकुमों से सजाया गया था। इसी तरह मसाजिद में खुसूसी इबादतों का खास एहतमाम था। इस मौके पर उलमाए कराम ने शब महराज की फजीलत पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि शब महराज से उम्मत को नमाज जैसी अजीम इबादत हासिल हुई। इसी तरह मुक़द्दस रात की मुनासबत से पूरी दुनिया में अमन व अमान और मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए भी खास दुआएं मांगी गई। ये मुबारक शब जिसमें अल्लाह ने हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों में बुलाया, यानी आज 27वीं शब को हमारे नबी उम्मे हानी के घर आराम कर रहे थे। जिब्रील के ज़रिए अल्लाह ने मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से सातों आसमान और जन्नत दोज़ख खुद अपना दीदार कराकर अल्लाह ने नमाज जैसी इबादत उम्मत के लिए तोहफे में देकर भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी आज की रात आसमानों से नमाज जैसा मोमिनों के लिए तोहफ़ा लेकर आए और नमाज क्या है, अमन व आमान का पैगाम देती है। शब मेराज क्या है, इबादत और रियाजत करते हुए रात में पूरे मुल्क के लिए दुआएं की जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने हमें वो रात अता फरमाई। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, टीका लगा, टीका 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 टीका